students, today we will discuss the next topic in major and intracellular electrolytes. The next topic and next compound is potassium chloride. The chemical formula of potassium chloride is KCl and molecular weight is 74.55, and the synonym of potassium chloride is कालीक्लोरोडियम. जो सिनोनिम है वो है कालीक्लोरोडियम. नेक्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड. The preparation of potassium chloride, it can be prepared in laboratory by the action of HCl. जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे पोटाशियम क्लोराइड को, वो है हम लोग लैब में प्रिपेयर करेंगे. इसकी प्रेपरेशन होती है किसके साथ? HCl और पोटाशियम कार्बोनेट के साथ. जब HCl और पोटाशियम कार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, उनकी रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? पोटाशियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2 गैस. जो हमारे पास हम लोग पहले पोटाशियम जो कार्बोनेट है उसको रिएक्ट करवाएंगे K2CO3 प्लस किसके साथ? HCl के साथ. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? KCl प्लस CO2 गैस प्लस H2O. ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा. जब हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे, K2 पोटाशियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देन रिएक्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला? KCl प्लस CO2 इन गैस फॉर्म एंड H2O. नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो हमारे पोटाशियम क्लोराइड है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें डिस्कस किए थे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम कार्बोनेट्स, सोडियम क्लोराइड हमने डिस्कस किया था, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है. ऐसे हमारा जो सेकंड कंपाउंड था, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेशर की फॉर्म में या फिर हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट का मेन बेसिक जो कंपाउंड है जो यूज करते हैं वो है पोटाशियम क्लोराइड. नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या? पोटाशियम क्लोराइड की ऑर्डरलेस है ये कंपाउंड, कलरलेस है, या फिर इसकी जो कलरलेस भी हो सकता है, और ये वाइट ग्रेनुलर पाउडर की फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होता है. नेक्स्ट इसका जो टेस्ट है वो है इट इज सेलाइन टेस्ट एंड फ्रीली सोलुबल इन वाटर, एंड जो है प्रैक्टिकली इनसोलुबल किस में होगा? ये ईथर में. ऑर्डरलेस, कलरलेस, वाइट ग्रेनुलर पाउडर, सेलाइन टेस्ट, soluble in water and insoluble in alcohol. And जो practically insoluble है
हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड के यूज क्या क्या है, इसके हम लोग यूज डिस्कस करेंगे। जो पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड के यूज क्या है, जो हमारे पास पोटाशियम आयन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है। जो हमारी बॉडी में सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट या इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। इट्स कंसंट्रेशन इज मच हायर इन द इंट्रासेलुलर सेल्स। जो हमारे पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में होती है, जो इंट्रासेलुलर सेल्स होते हैं हमारे, एज कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स में। जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स है हमारे उसमें कम पोटाशियम होगा एज कंपैरिजन टू इंट्रासेलुलर जो है सेल्स है। अगर हम लोग एक्सेस में पोटाशियम है जो पोटाशियम आयंस दे देते हैं, जब एक्सेस में जो पोटाशियम आयंस है हम लोग देंगे वो किस रूट से देंगे, वो हम लोग जो पेशेंट्स हैं पेशेंट को आईवी रूट से एक्सेस जो आयंस है वो उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर कराएंगे, उसकी बॉडी में हम लोग भेजेंगे आईवी फ्लूइड से। रिजल्ट इन कार्डियक अरेस्ट। अगर हम लोग जैसे पोटाशियम सोडियम था, सोडियम में भी अगर हम लोग ज़्यादा सोडियम के अमाउंट पेशेंट को देते थे तो उससे क्या एक रिस्क होता है कि सोडियम क्लोराइड ज़्यादा पेशेंट को देने से कार्डियक अरेस्ट होने का, हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग पोटाशियम है जो ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट को पोटाशियम दे देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा पेशेंट है उसको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमारा जो पोटाशियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी उससे जो है हार्ट में जो है अबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती है, जिससे कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब हमारे इसमें यूजेस क्या क्या है, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग पोटाशियम क्लोराइड का। फर्स्ट वन हम लोग यूज करेंगे पोटाशियम क्लोराइड का, इट इज फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशन। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशन। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशन में हम लोग यूज करेंगे सेकंड जो हमारा यूज है इट यूज इन मसल वीकनेस। जिन पेशेंट्स को मसल वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है उनको हम लोग पोटाशियम क्लोराइड जो है वो एडमिनिस्टर करने के लिए एडवाइस करते हैं डॉक्टर। इससे जो मसल वीकनेस है उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है जो डिजिटैलिस है, जब कोई पेशेंट डिजिटैलिस ले लेते हैं तो उसकी जो है टॉक्सिसिटी, उसकी जो पॉइजन को रिमूव करने के लिए हम लोग एज एन एंटीडोट हम लोग पोटाशियम क्लोराइड का यूज करते हैं। एंटीडोट फॉर डिजिटल इंटॉक्सिकेशन हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रेपरेशंस, कौन कौन सी प्रेपरेशंस आती हैं जो हम लोग यूज करते हैं पोटाशियम क्लोराइड की। पोटाशियम क्लोराइड के हमारे पास जो है मार्केट में टैबलेट्स आती हैं, पोटाशियम क्लोराइड के एलिक्सर्स आते हैं और पोटाशियम क्लोराइड के कैप्सूल्स हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शंस हैं हमारे पास, या और हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन में इस पोटाशियम एंड अदर जो सोडियम्स के हैं इनके जो हमारे पास कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं एज अ एलिक्सर, सिरप्स, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस या फिर आईवी जो हमारे पास इन्फ्यूजन्स है। ये हमारी प्रेपरेशन है पोटाशियम क्लोराइड की। नेक्स्ट है हमारे पास ORS। ORS का मीनिंग पता होगा, जैसे आपने सुना भी होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हम लोग कब पेशेंट को देते हैं, जब
जब जो पेशेंट्स है, पेशेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम लोग जो पाउडर फॉर्म है हमारे पास ओरल ORS का, वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे जो हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हुई है इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो कंप्लीट हो जाए। ORS इसका मीनिंग है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स होते क्या? इट कंटेन एनहाइड्रस ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। जिन सॉल्यूशंस में, जिन हमारे फॉर्मुलेशंस में ये सारे कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें इन कंपाउंड से मिलकर ड्रग्स से मिलाकर हम लोग जो पाउडर्स फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं ORS। जो ORS है, ORS में क्या है हमारा, ये इसका जो मैकेनिज्म क्या है, वर्क क्या करता है ORS हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, उस टाइम हम पेशेंट्स को देते हैं। जो ORS है वो हमारा एक ड्राई पाउडर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। इसको हम लोग जब देंगे तो जो वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, उसमें हम लोग डिसॉल्व करके जो ORS है उसको यूज करेंगे। मतलब जो वाटर है वो हमारा क्या है, एक सॉल्वेंट है, जिसमें हम लोग जो अपना इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको डिसॉल्व करके पेशेंट्स को देंगे कि उसकी जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो इम्प्रूव हो सके। अगर ये मार्केट से जो अवेलेबल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, उनमें तो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज होगा, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड होगा, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है एंड उसके बाद सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हमारे पास जो होममेड हम लोग ORS प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम लोग शुगर और नमक, जो शुगर और सॉल्ट को मिक्स करके वाटर में डिसॉल्व करके, जो इक्वल अमाउंट में हम लोग डिसॉल्व करके होममेड जो ORS है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ORS के बाद है हमारे पास फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। और फिजियोलॉजिकल जो एसिड बेस बैलेंस है, इससे हमें नाम से क्या इंडिकेट होता है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो एसिड बेस है उसको हम लोग कैसे बैलेंस करके रखेंगे। उसका जो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस अनाइन, कटाइंस है, अल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, इनको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। जो हमारे ऑल बॉडी फ्लूइड्स हैव डेफिनेट पीएच, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है, जो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड्स है हमारी बॉडी में, उनका क्या है, हर एक का अपना अपना डेफिनेट क्या पीएच होती है। हर एक की डेफिनेट पीएच होती है, वो उस पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। अगर जो हमारी पीएच है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसमें अबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। कहीं एसिड, जो एसिडिटी है वो एसिड इंक्रीज हो जाते हैं, कहीं पर अल्कलोसिस डिक्रीज हो जाती है, ऐसे इम्बैलेंस हो जाती है। बट जो वैल्यूज है विच मस्ट बी मेंटेन, जो हमारी वैल्यूज है वो हम लोग उसको क्या है मेंटेन करके रखते हैं। जैसे द नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच वैल्यू, हमारे जो पीएच वैल्यू है, नॉर्मल रेंज है, वो कौन कौन सी है। एग्जाम्पल जैसे ब्लड है, यूरिन, सलाइवा,
जो हमारे जैसे ऑर्गन्स है, ब्लड, यूरिन, सलाइवा, स्टमक, इनकी सबकी अलग अलग क्या है, पीएच है। अगर ब्लड की जैसे पीएच है वो 7.4 से लेकर 7.5 तक है, 7.4 टू 7.5। ब्लड की पीएच कितने, 7.4 से 7.5। एंड सलाइवा की जो पीएच है वो है 6.4 से लेकर 7.4। एंड जो यूरिन की पीएच है, यूरिन की पीएच हमारी कितनी होती है, 4.5 से 8.0। ये हमारी पीएच है। जब हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं इनकी जो पीएच है वो भी क्या अलग अलग होगी। अब इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या है, हम लोग जो बफर्स का यूज करते हैं, जहाँ रेगुलेशंस का, हम लोग जो है 3 हमारे पास ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो हमारी इस पीएच को मेंटेन करने में, अब हमारे जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनके पीएच को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे जो स्टमक है, स्टमक में अगर पीएच जो चेंज हो जाती है, अगर पीएच चेंज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, एसिडोसिस हो जाते हैं। अगर उसकी पीएच कम हो जाए तो स्टमक में क्या, एल्कलोसिस हो जाती है। इसलिए हर एक जो इंडिविजुअल हमारा ऑर्गन है, इंडिविजुअल जो हमारे सिस्टम्स है हमारी बॉडी के, उनकी पीएच को बैलेंस रखने से हमारी जो है नॉर्मल जो ग्रोथ है, नॉर्मल वर्किंग है जो हमारी बॉडी की, वो कंटिन्यू चलती रहती है। अगर यूरिन है, यूरिन में हमारे जो पीएच है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाए, एसिडिक यूरिन हो जाए तो एसिडिक मीडिया जो है वहाँ पर जो हमारे बैक्टीरियाज है वो ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं, जिससे इन्फेक्शन, इरिटेशन, ईचिंग की चांसेस ज़्यादा रहते हैं यूट्रस में। और जो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे तो उससे क्या है, हमारे जो बॉडी है उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए उसकी जो है यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है वो यूरिनरी एसिडिफायर से यूज़ करते हैं और उनसे जो पीएच है उसको मेंटेन करते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारे पीएच इसको जो हम लोग, देयर आर 3 रेगुलेटरी हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं विच मेंटेन पीएच ऑफ ईच सिस्टम। देयर आर 3 regulatory mechanisms which maintain the pH of each system. ऐसे 3 हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो हमारे पीएच को, हर एक ईच सिस्टम की पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास जैसे बफर्स, सेकंड है हमारे पास रेनल रेगुलेशन, थर्ड वन है हमारे पास रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, buffers, second है renal regulation,
रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ये हमारे पास 3 रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो हमारे पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास, हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट बफर्स। जो बफर है हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर जब डिस्कस किया था एसिड बेस एंड बफर्स, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे बफर्स हैं, बफर्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाकर पीएच को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं बफर्स? विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑफ द बॉडी। हमारे बफर्स जो हमारी बॉडी में हम लोग जब बफर्स यूज करते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर क्या है पीएच को चेंज कर देते हैं। उसकी जो नेचर है पीएच की वो चेंज हो जाती है। अगर 7 पॉइंट समथिंग हमारी नेचर, तो बफर्स के साथ मिलकर वो उस पीएच को चेंज कर देंगे, जिससे जो हमारी बॉडी में एसिडोसिस या हमारी बॉडी में जो एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा था वो प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगा। जैसे हमारे पास जो बफर्स हैं वो 3 टाइप के बफर्स होते हैं, एसिडिक बफर्स, बेसिक एंड न्यूट्रल बफर्स। जो एसिडिक होते हैं उसमें तो हम लोग यूज करते हैं वीक एसिड्स को एंड इट्स सॉल्ट्स जो है हमारे बफर्स की प्रेपरेशंस में। बेसिक वाले जो होते हैं उसमें हम लोग यूज करेंगे वीक बेस एंड इट्स देयर सॉल्ट्स। अब जो न्यूट्रलाइज बफर्स होते हैं, न्यूट्रलाइज बफर्स में हम लोग यूज करते हैं वीक एसिड और वीक बेस से जो हमारे पास प्रिपेयर होंगे सॉल्यूशंस या बफर्स जो प्रिपेयर होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रलाइज बफर्स। अब जब हम लोग किसी भी पेशेंट को बफर्स देते हैं, जब वो पीएच चेंज हो जाते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं बफर एक्शन। अब पीएच चेंज कैसे होगी? जैसे एग्जांपल्स है, फॉस्फेट है हमारे पास और बाइकार्बोनेट है। अगर फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट है वो हमारे क्या है, जो प्रोटीन्स होते हैं, सम प्रोटीन्स बाइंड, उनके साथ बाइंड अप कर जाते हैं, फॉस्फेट एंड जो है हमारे पास बाइकार्बोनेट। फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट। फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, सम प्रोटीन्स बाइंड, जो प्रोटीन्स के साथ बाइंड अप कर जाते हैं एंड जो उसमें फ्री H पॉजिटिव आयंस होते हैं और OH आयंस होते हैं, उनमें को वो क्या उनके साथ फ्रीली जो आयंस है हमारे पास H पॉजिटिव हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन आयंस जो हमारे पास प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड अप करेंगे, जिससे क्या है जो हमारी पीएच है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे अगर फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स हैं ये क्या करेंगे, बाइंड अप कर जाते हैं हमारे सम प्रोटीन्स के साथ और वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो फ्रीली बाइंड अप हो जाते हैं हाइड्रोजन आई और हाइड्रोक्सी आयंस में, जिससे जो हमारी पीएच है वो चेंज हो जाती है और प्रिवेंट हो जाती है। कि अगर जो हाइड्रोक्सी आयन है तो वो जैसे एसिड और बेस में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी आयंस प्रोड्यूस होते हैं, वैसे उसी तरह वो उनके साथ बाइंड अप करके अपनी जो नेचर है उसको चेंज कर लेते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा था जो हमारा एसिड और बेस का सिस्टम, वो उसका मैकेनिज्म जो है वो मेंटेन हो जाएगा। और जैसे अगर हम लोग अल्किलोसिस के केस में देखें कि जो हमारे अल्किलोसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अल्किलोसिस के जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ जाकर बाइंड अप हो जाएंगे और उनके साथ जाकर अपने जो है बेसिक है अल्किलोसिस है उसको मेंटेन करेंगे, जिससे जो हमारी पीएच है वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाएगी। ये था हमारा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस का फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किया। इसी पॉइंट को हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस को। जो इसके अदर मीनिंग पार्ट्स रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।